इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्यिक पन्नों को पलटकर भारतीय साहित्य के एक ऐसे युग पुरुष की जिंदगी में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें महज एक लेखक कहना शायद उनके साथ बेईमानी होगी। मुंशी प्रेमचंद दरअसल कलम के सिपाही थे। उन्होंने साहित्य को कोई मनोरंजन की चीज नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और व्यवस्था से लड़ने का एक धारदार हथियार बना दिया था। ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। प्रेमचंद का ये नजरिया अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि साहित्य राजा महाराजाओं के किस्से सुनाने या किसी जादुई दुनिया में खो जाने के लिए बिल्कुल नहीं है। उनके हिसाब से साहित्य का एक बहुत ही साफ और जरूरी सामाजिक काम था, सोच को बदलना, समाज को जगाना और एक नई दिशा देना। आज के इस चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। हम उनकी जिंदगी की गरीबी की भट्टी से शुरू करेंगे, उनकी उस क्रांतिकारी जीवन साझेदारी को समझेंगे, उनके अडिग यथार्थवाद के सफर को देखेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिस्टम की सड़ांध का पर्दाफाश किया और आखिर में उनकी उस शानदार विरासत पर बात करेंगे जो आज भी जिंदा है। तो ये है आज का हमारा पूरा रोड मैप। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती दौर से, यानी गरीबी की उस भट्टी से जहां से तपकर धनपत राय नाम का एक लड़का मुंशी प्रेमचंद बना। साल 1880 वाराणसी का लम्ही गांव, एक निम्न मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन खुशियों से ज्यादा त्रासदियों से भरा था। महज 8 साल की उम्र में मां का साया सिर से उठ गया, फिर एक बेमेल शादी का बोझ और जल्द ही पिता का भी निधन हो गया। इस भावनात्मक और आर्थिक टूटन ने ही उनके भीतर दुनिया को देखने का वो नजरिया पैदा किया जो एकदम जमीनी और सच्चा था। इसी अकेलेपन ने उन्हें आम इंसान के दर्द से जोड़ दिया। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, उनका लगभग पूरा जीवन घोर आर्थिक तंगी में बीता। एक बार तो हालात ये थे कि कपड़ों के लिए महज 2.5 रुपए का कर्ज लिया था और उसे चुकाने में पूरे 3 साल लग गए। 3 साल! इसीलिए जब प्रेमचंद गरीबी के बारे में लिखते थे तो वो कोई दूर बैठा अमीर इंसान नहीं था जो गरीबी को बस देख रहा हो। वो खुद उस गरीबी को जीने वाले भुक्तभोगी थे। और फिर आता है साल 1906, जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी मोड़ लेकर आया। एक ऐसी साझेदारी जिसने सब कुछ बदल दिया। 1906 में समाज की तमाम दकियानुसी परंपराओं को ठोकर मारते हुए उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी की। अब यहां एक कमाल का डबल इंजन तालमेल देखने को मिलता है। एक तरफ प्रेमचंद अपनी कलम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पत्रिकाएं निकाल रहे थे, उपन्यास लिख रहे थे, और दूसरी तरफ शिवरानी देवी, वो सीधे सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल रही थीं। वो कई बार जेल भी गईं ताकि प्रेमचंद, जिनकी सेहत अक्सर नासाज रहती थी, वो बाहर रहकर अपना लेखन बेरोक-टोक जारी रख सकें। शिवरानी देवी कोई आम महिला नहीं थी। वे खुद एक जबरदस्त बुद्धिजीवी और लेखिका थीं। उनका अपना कहानी संग्रह कौमुदी छपा और बाद में 1944 में उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक बेहद बेबाक किताब भी लिखी। इस बौद्धिक साझेदारी का प्रेमचंद के साहित्य पर बहुत गहरा असर पड़ा। शिवरानी देवी के ही प्रभाव में प्रेमचंद ने ऐसी मजबूत और आज़ाद महिला किरदारों को गढ़ना शुरू किया जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थीं। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आज़ादी और सामाजिक न्याय की उनकी इस लड़ाई ने उनकी भाषा और विचारधारा को कैसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि भाषा उनके लिए कोई दिखावे की चीज़ नहीं थी। उन्होंने कुलीन वर्ग की उस भारी भरकम संस्कृतनिष्ठ हिंदी और फारसी युक्त उर्दू को सिरे से नकार दिया। इसकी जगह उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा की जोरदार वकालत की, एक ऐसी सीधी बोलचाल की भाषा जो धर्म की दीवारों को गिराकर आम जनता को एक कर सके। हिंदुस्तानी उनके लिए एक लोकतांत्रिक औजार था। उनकी विचारधारा के विकास को देखना भी बेहद दिलचस्प है। शुरुआत में वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, जहां कहानियों के अंत में लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता था। इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उन पर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव पड़ा, उनका लेखन एक बेहद कठोर भौतिकवादी यथार्थवाद में बदल गया। अब कहानियों में कोई भावुक हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी। सच्चाई जैसी थी वैसी ही कड़वी और नग्न पेश की जाती थी। और यही कड़वी सच्चाई हमें उनके उपन्यासों में दिखती है, जो उस समय के सिस्टम की सड़ांध का सबसे बड़ा पर्दाफाश थे। अगर हम इन 3 दशकों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि उनकी कलम कितनी धारदार होती जा रही थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक उन्होंने समाज को एक प्रयोगशाला की तरह देखा। उनका हर उपन्यास एक अलग सामाजिक बीमारी को बेनकाब करता था।
उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला जैसी उनकी शुरुआती कृतियों को ही ले लीजिए। इनमें उन्होंने बेहद बेबाकी से दिखाया कि कैसे दहेज जैसी प्रथाएं महिलाओं को महज पैसे के लेन देन में बदल देती हैं। समाज के इन तथाकथित रिवाजों ने कैसे पूरे के पूरे परिवारों को बर्बाद कर दिया, इसका बहुत ही सजीव चित्रण इनमें मिलता है। और जैसा कि हमने पहले शिवरानी देवी के प्रभाव की बात की थी, इन कहानियों की महिला किरदार कोई बेचारी या अबला नहीं थीं। गबन की जालपा को देखिए, जो कर्ज चुकाने के लिए अपने गहने तक बेच देती है और भ्रष्ट पुलिस वालों से भिड़ जाती है। या फिर गोदान की धमिया, जो जमींदारों और पाखंडियों की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। ये वो महिलाएं थीं जो पितृसत्ता को सीधी चुनौती दे रही थीं। अब जरा उनके मास्टरपीस गोदान की बात कर लेते हैं। ये भारतीय ग्रामीण जीवन का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें होरी और धनिया की जो त्रासदी है वो दिल दहला देने वाली है। ये किताब दिखाती है कि कैसे जमींदार, साहूकार और धर्म के ठेकेदार ये सब मिलकर एक गरीब किसान को इस कदर चूस लेते हैं कि उसके पास सिवाय मौत के कुछ नहीं बचता। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्रेमचंद ने गरीबी को कभी भी व्यक्तिगत हार या किस्मत का लिखा नहीं माना। ये कोट ही देख लीजिए। उनके लिए गरीबी एक सोचा समझा जाल था, एक ऐसा सिस्टम जहां समाज के ताकतवर लोग गरीबों को कर्ज और शोषण के अंतहीन दुष्चक्र में हमेशा के लिए फंसा कर रखते हैं। और इसी अडिग सोच ने एक ऐसी प्रगतिशील विरासत को जन्म दिया जिसका असर आज भी हमारे समाज और संस्कृति पर साफ देखा जा सकता है। अप्रैल 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की, जिससे इस सामाजिक यथार्थवाद को एक पक्की जमीन मिल गई। उसी साल अक्टूबर में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम थमा नहीं। आज़ादी के बाद जब भारत में समानांतर सिनेमा या पैरेलल सिनेमा का दौर आया, तो कई महान निर्देशकों ने प्रेमचंद की इन्हीं कहानियों को पर्दे पर उतारा। उस ऐतिहासिक सम्मेलन में जो अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया था, साहित्य का उद्देश्य, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि अब हमें सुंदरता के अपने पुराने पैमानों को बदलना होगा। साहित्य को महलों के ऐशो आराम से बाहर निकालकर खेतों में पसीना बहाते मजदूरों के संघर्ष और उनकी खुरदरी असलियत पर बात करनी होगी। ये एक सीधा रास्ता है जो प्रेमचंद के साहित्य से लेकर सिनेमा के पर्दे तक जाता है। उन्होंने सपनों की उस भावुक दुनिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, और इसी बिना लाग लपेट वाली सच्चाई ने दशकों बाद फिल्मकारों को समाज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक नया और असरदार नजरिया दिया। अगर इस पूरे सफर को समेटें तो समझ आता है कि आखिर उन्हें उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य में एक पूरी क्रांति ला दी थी। साहित्य का पूरा फोकस राज दरबारों से हटाकर आम इंसान की चौखट पर ला खड़ा किया, और सबसे बड़ी बात, दलितों, आदिवासियों और समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को उन्होंने अपनी कलम से जो मजबूत आवाज दी, वो वाकई बेमिसाल है। तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज भी जब हम रोजाना किसानों की आत्महत्याओं, भयानक कर्ज के जाल और बढ़ती सामाजिक असमानता की खबरें सुनते हैं, तो क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ता कि मुंशी प्रेमचंद ने एक सदी पहले जो लिखा था, क्या वो महज बीता हुआ इतिहास है, या फिर वो आज भी हमारे समाज की सड़ांत का सबसे कड़वा और जीता जागता आईना है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।